चलिए तो फिर आज स्टार्ट करते हैं अपना डिज़ाइन ऑफ रिवेट कनेक्शन। हम लोग कर रहे थे, हम लोग डिज़ाइन ऑफ रिवेट कनेक्शन कर रहे थे। रिवेट कनेक्शन में हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि रिवेट होता क्या है। तो कल की क्लास का थोड़ा रिवीजन करते हैं। रिवेट क्या होता था कि एक हमारे पास पिन होता था जो कि एग्जैक्टली बोल्ट की तरह होता था, लेकिन उसका थ्रेड नहीं होता था। ये जो होता था इसको हम लोग हेड बोलते थे और इसको हम लोग शैंक बोलते थे। रिवेट की डाया क्या होती थी? रिवेट की डाया जो होती थी, रिवेट डाया इक्वल टू होती थी शैंक की जो डाया है। ये जो शैंक है इसकी जो डाया थी ये डाया होती थी, ठीक है। रिवेट डाया इक्वल टू शैंक डाया होती थी। और अगर हमें रिवेट होल की बात करनी थी, रिवेट होल, तो ये किस पे डिपेंड करता था? ये डिपेंड करता था रिवेट डाया पे। ये डिपेंड करता था रिवेट डाया पे। कैसे? इसमें हमने इसको दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया था। पहली जो कैटेगरी थी वो थी कि अगर डाया ऑफ रिवेट लेस देन 25 mm है, अगर डाया ऑफ रिवेट लेस देन 25 mm है, अगर डाया ऑफ रिवेट ग्रेटर देन 25 mm है, अगर डाया ऑफ रिवेट लेस देन 25 mm है, तो हम क्या बात करेंगे? तब हम बात करेंगे कि डी नॉट यानी कि जो रिवेट होल की डाया है, डी नॉट को हम रिवेट होल की डाया बोलते हैं। ये होता है डी यानी कि रिवेट की डाया प्लस 1.5। और अगर डी ग्रेटर देन 25 mm है तो उस टाइम में हम बात कर रहे थे, उस टाइम में हम लोग बात करेंगे कि रिवेट होल की डाया जो होगी डी नॉट इक्वल टू डी प्लस 2। ये हो गया इसकी बात। इसके बाद फिर हम लोगों ने बात की थी कि रिवेट में स्ट्रेस क्या क्या होता है। उससे पहले रिवेट में स्ट्रेस से पहले हमने बात किया था कि टाइप्स ऑफ रिवेट। तो टाइप्स ऑफ रिवेट जो हम लोग को स्पेशली इस बात पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए, वो रिवेट की जो टाइप है वो होती है कि रिवेट का मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रहा है, रिवेट का यूज़ कहाँ हो रहा है, रिवेट को कनेक्शन, रिवेट का कनेक्शन प्लेट के साथ कहाँ किया जा रहा है, मेंबर के साथ कहाँ किया जा रहा है। इसको हम लोग ने कैटेगराइज किया था। सबसे पहले तो दो तरीके में। पहला किया था कि पावर ड्रिवन रिवेट, मतलब कि जो रिवेट का जो इंसर्शन है, जो रिवेट का यूज़ है, जो रिवेट लगाने का तरीका है वो कोई मशीन के थ्रू हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे पावर ड्रिवन। और दूसरा जो था वो हैंड ड्रिवन की बात थी। हैंड ड्रिवन मतलब हैमर के थ्रू अगर हम रिवेटिंग कर रहे हैं, हैमर मतलब कोई भी भारी वेट, जैसे हम लोग को अपने दीवार में अगर कोई कील लगानी होती है तो हम हैमर के थ्रू उसको इंसर्ट करते हैं। अब आजकल के मॉडर्न टाइम में क्या होगा, ड्रिल मशीन है, पहले एक क्लिप जाती है, कैप जाती है, उसके ऊपर से हम लोग ने उसको टाइट करना होता है। सेम कंडीशन होता है कि पावर ड्रिवन है या हैंड ड्रिवन है। फिर पावर ड्रिवन को हम लोगों ने कैटेगराइज किया था दो पार्ट में कि ये शॉप रिवेट है या फील्ड रिवेट है। मतलब कि ये जो कास्टिंग हो रही है, मेंबर जो बन तैयार हो रहा है, जो भी हमारा स्ट्रक्चरल मेंबर तैयार हो रहा है, वो कहाँ तैयार हो रहा है? ऑन द फील्ड तैयार हो रहा है या हम उसको शॉप में तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे जो सुपीरियर होता है, सबसे जो प्रीमियर रिवेटिंग होती है, उसको हम लोग बोलते हैं शॉप पावर ड्रिवन शॉप रिवेट। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे हम लोग पावर ड्रिवन शॉप रिवेट। अगर इस यानी कि शॉर्ट फॉर्म में आप लोग देखते हो क्वेश्चंस में आप लोग को मिल जाएंगे, कंपटीशन के भी क्वेश्चंस में, गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चन में भी कुछ इस तरीके से लिखा होता है कि पीडीएस ऑफ दिस कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। तो इस टाइप का क्वेश्चन है कि पीडीएसआर जहाँ मतलब वहाँ हो गया पावर ड्रिवन शॉप रिवेट। सिमिलरली अगर हमें कहीं पे आपको ये दिखा हुआ है यानी कि पीडीएफआर मतलब पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट, ठीक है, पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट पीडीएफआर। और एक और जो हम लोग पढ़ेंगे, एक और जो हम लोग पढ़े थे, हम यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, वो हम क्या पढ़े थे? हैंड ड्रिवन रिवेट, HDR, हैंड ड्रिवन रिवेट। फिर हमने इसके बाद कभी क्लास में हमने इसके बाद क्या बात की? इसके बाद बात की थी कि इसके स्ट्रेस में, इसके स्ट्रेस को याद करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको कैसे एग्जाम न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि वहाँ पे आपको हो सकता है कि स्ट्रेस ना दिया हो, कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने के लिए, क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए हो सकता है कि उस टाइम में आपको क्वेश्चंस में
जो रिवेट की जो स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो नहीं दी हुई, वो ना दी हुई है, तो उसके केस में आपको क्या करना है? तो हमने आपको सिंपल सा बताया था कि आपको बस सॉफ्ट रिवेट, पावर ड्रिवेन सॉफ्ट रिवेट की ही वैल्यू याद रखनी है। यानी कि हमने इसको क्या किया था, सबसे पहले हमने यहाँ पे टाइप ऑफ रिवेट लिखेंगे PDSR यानी कि पावर ड्रिवेन सॉफ्ट रिवेट, दूसरी लिखेंगे PDFR यानी कि पावर ड्रिवेन फील्ड रिवेट, और दूसरा लिखेंगे हैंड ड्रिवेन रिवेट, ये टाइप लिखेंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो हम जनरली स्ट्रेस, इस पे जो स्ट्रेस हम बात करेंगे वो 3 स्ट्रेस की बात करेंगे। सबसे पहला जो स्ट्रेस हम बात करेंगे, सबसे पहला जो स्ट्रेस की बात की जाएगी, ये बात की जाएगी आपको कुछ इस तरीके से। सबसे पहले स्ट्रेस की जो बात की जाएगी, ये स्ट्रेसेस की बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे टेंसाइल स्ट्रेस की, टेंसाइल स्ट्रेंथ की। दूसरी हम बात करेंगे किसकी, दूसरी बात करेंगे शेयरिंग स्ट्रेंथ की, सॉरी हाँ शेयरिंग स्ट्रेंथ की। और ये जो वैल्यू हम जो डालेंगे ये IS 800 2007 में, क्योंकि हम वही स्टील कोड हमें फॉलो कर रहे हैं। इंडिया में जब भी स्टील स्ट्रक्चर मेंबर बनेगा तो एक इकलौता वही स्टील कोड है जिसपे हम लोग को ध्यान देना है। और कोई भी अमेरिकन की अलग है, यूरोपियन कोड अलग है, लेकिन अगर इंडिया में स्ट्रक्चर बन रहा है तो 99% स्ट्रक्चर की जो डिजाइन की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ IS 800 2007 की जाएगी। क्योंकि IS 2007 में जो भी रिकमेंडेशन या जो भी लिमिटेशन है या जो भी मैक्सिमम क्राइटेरिया है वो इंडियन कंडीशन, इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन को देखते हुए प्रपोज किया गया हुआ है। ठीक है, तो हम उसको ओवररूल नहीं कर सकते। अगर हम सपोज करें कि आपने कहीं भी कंस्ट्रक्शन बनाया, आगे जाके आप लोगों ने कहीं भी कंस्ट्रक्शन बनाया और आपने कोई एक भी लिमिट अगर बाई चांस IS 800 2007 की लिमिट के से कम जो मिनिमम वैल्यू थी या जो मैक्सिमम वैल्यू थी, जो भी लिमिटेशन उन्होंने दिया था उसको आप लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया। सपोज इन स्टेंस, अगर हम ऐसा स्टेंस लेके अगर आपने कोई एक लिमिट को इग्नोर कर दिया, उस केस में जब भी आपका स्ट्रक्चर फेल करेगा, जब भी आपका स्ट्रक्चर फेल करेगा तो आप वो स्ट्रक्चर फेल हो किसी भी कारण से, डजंट मैटर, जो आपके लिमिटेशन का जो बात थी वो बात ना भी हो, उसके फर्क नहीं पड़ता कि आपने जो इग्नोर किया था, जो नेग्लेक्ट किया था, उसके अलावा भी किसी भी कारण से स्ट्रक्चर फेल हो या कि कोई ऐसा बॉम्ब से उड़ा दे, कुछ भी कर दे, तो अगर क्लेम आएगा तो सबसे पहले आप पे आएगा, अगर चेक किया जाए तो। ठीक है, तो हम बात करेंगे 3 टाइप की, यानी कि PDSR, PDFR, SDR। PDSR मतलब पावर ड्रिवन सॉफ्ट रिवेट। तो अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि अगर पावर ड्रिवन सॉफ्ट रिवेट की हम बात कर रहे थे तो उस टाइम में जो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू होती है, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू होती है 100 MPa। ये जितनी वैल्यू हम लिख रहे हैं ये सब MPa में है। तो ये जितनी भी हम वैल्यू लिखेंगे ये सब हम MPa में लिखेंगे। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ की हम बात करें तो ये हम लिखेंगे 100 MPa, ये हम लिख दे रहे हैं ऊपर में MPa यानी कि न्यूटन पर mm²। ठीक है, 100 शेयरिंग स्ट्रेंथ इसकी 100 और इसकी बेयरिंग स्ट्रेंथ 300। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, पावर ड्रिवन रिवेट और फील्ड रिवेट यानी कि सॉफ्ट रिवेट और फील्ड रिवेट, यहां से हम क्या करेंगे -10% करेंगे। यानी कि जो फील्ड रिवेट है उसकी स्ट्रेंथ 10% कम होती है सॉफ्ट रिवेट से। तो 10% अगर हम कम करेंगे, 90% की बात करें तो 10% अगर इसमें सब कम करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा, सॉरी ये 270 हो जाएगी, सॉरी ये 270 हम लोग लिखेंगे, ये 270 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें हैंड ड्रिवन रिवेट की, तो हैंड ड्रिवन रिवेट की बात अगर हम करते हैं तो हैंड ड्रिवन रिवेट और इसके बीच में -20% की बात की जाएगी, -20% की बात की करेंगे, मतलब कि 20% स्ट्रेंथ कम कर देंगे। कैसे कम करेंगे, देखिए यहाँ पे 100 -20 करें तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे 80, यहाँ पे 80, और इसका अगर हम ट्रिपल करेंगे तो 240 होगा, लेकिन 240 की जगह हम बात करेंगे किसकी, 250 की बात करेंगे। ठीक है, 250 की, यानी कि कल तक जो हम लोग ने बात की थी वो यहाँ तक बात की थी, यहाँ तक हम लोग ने फाइनली बात की थी। आज हम बात करेंगे कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज के क्लास को, वो आज क्लास स्टार्ट करेंगे एजम्पशन इन रिवेट कनेक्शन, एजम्पशंस इन रिवेट कनेक्शन। आज की जो हेडिंग होगी, सबसे पहली हेडिंग आज आप लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कि रिवेट कनेक्शन में जो हम एजम्पशन लेते हैं वो क्या क्या एजम्पशन है। ठीक है, एजम्पशंस इन रिवेट कनेक्शन, एजम्पशंस इन रिवेट कनेक्शन, देखिए क्या क्या एजम्पशंस लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा,
assumption in rivet कनेक्शन। ये हम बात करेंगे assumption in rivet कनेक्शन की। तो इसमें क्या बात करना है, इसमें सबसे पहला जो हम बात करेंगे, सबसे पहला बात करेंगे कि shear stress is uniformly distributed across the cross section of rivet। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, पहला जो assumption है ये कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम लोग कि shear stress is uniformly distributed across the cross section of rivet। सबसे पहला ये बात करेंगे कि shear stress is uniformly distributed across the cross section of the rivet। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर हम सपोज करें कि हमने कहीं पे रिवेट लगाया तो रिवेट की जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन मतलब उसकी जो स्टैंड का जो क्रॉस सेक्शन होगा उस पे जो shear stress लग रहा होगा, उस पे जो shear stress लग रहा होगा, उस पे जो shear stress लग रहा होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कैसे होगा दिखा देते हैं। ये हमारा सपोज करो कि एक रिवेट है और हमने इसको क्या किया है कि ये हमने प्लेट के बीच में इसको लगाया है, ये एक प्लेट के बीच में, दो प्लेट इसके बीच में लगाया है और यहाँ से अगर हम बात करें कि P फोर्स का टेंसाइल फोर्स हम लगा रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा कि shear stress uniformly distributed across the cross section of rivet का क्या मतलब है कि ये जो पॉइंट, जो पार्ट, ये वाला जो एरिया, ये वाला जो एरिया, जो ब्लैकेस्ट एरिया है, ये क्या है कि प्लेट के साथ कांटेक्ट में है। जब ये इसको पुल करेगा, जब इसको पुल करेगा तो सिमिलरली ये भी एक तरह से इस तरीके से निकलना चाहेगा, इस तरीके से बाहर आना चाहेगा। तो इस फोर्स को काउंटरएक्ट करने के लिए कौन करेगा, इस फोर्स को प्लेट भी क्या करेगा इस तरीके, मतलब ये अगर ये प्लेट इस पोर्शन की बात करें तो टेंसाइल के बाद ये स्ट्रेस इसकी तरफ जाएगा, इसको काउंटरएक्ट कौन करेगा, इसको काउंटरएक्ट करेगा जो सरफेस, ये जो सरफेस जो रिवेट का प्लेट के साथ कनेक्शन में है वो एक अपोजिट फोर्स यहाँ पे लगाना शुरू करेगा। तो हमने जब भी पढ़ा था कि shear stress क्या होता था कि एक टेंसाइल, एक इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में जब दो पैरेलल फोर्स लगेंगे तो वो शेयर होता है। एक हॉरिजॉन्टल लेयर पे जब इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम पैरेलल फोर्स की बात कर रहे हैं तो वो क्या होता है, वो शेयर फोर्स होता है, वो शेयर फोर्स होता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल की बात करें, अगर वर्टिकल में भी दो पैरेलल फोर्स लग रहे हैं तो वो भी शेयर ही होगा, लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसलिए इसको शेयर फोर्स, ये शेयर फोर्स हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये शेयर फोर्स जो भी एरिया के साथ कॉन्टेक्ट में है वहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, शेयरिंग स्ट्रेस। ये पहला एजम्पशन होगा कि शेयरिंग स्ट्रेस जो रिवेट पे होगा वो सब क्रॉस सेक्शन होगा, अक्रॉस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो एजम्पशन थी इसके, नेक्स्ट एजम्पशन की अगर हम बात करें तो वो एजम्पशन क्या था कि सेकेंड एजम्पशन है बेंडिंग स्ट्रेस इज नेग्लेक्टेड। बेंडिंग स्ट्रेस इज नेग्लेक्टेड मतलब बेंडिंग स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या हो रहा है, नेग्लेक्ट हो रहा है। इसका एजम्पशन जब हम अभी नेक्स्ट थोड़ी देर बाद जब टाइप ऑफ जॉइंट पढ़ाएंगे ना, वहाँ पे ये बात बताएंगे कि बेंडिंग स्ट्रेस हम नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं, नहीं क्यों नेग्लेक्ट करेंगे, उस टाइम हम बात बताएंगे। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस आपको पता है ना कि जब भी कोई बीम पे अगर कोई मोमेंट लग रहा है, अगर जब भी कोई बीम पे सपोज करो कि हमारे पास एक बीम है और ये इस तरीके से बेंड हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक मोमेंट हमने एक्ट करवाया था, ये मोमेंट एक्ट करवाया था, इस मोमेंट को एक्ट करने के लिए क्या होगा, स्ट्रेस हो गया। तब ये जो भी पार्ट जहाँ पे भी बेंडिंग हो रहा है उस बेंडिंग को रेसिस्ट करने के लिए जो स्ट्रेस जनरेट हुआ होगा उसको हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस बोलते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस का इक्वेशन भी हम लोग ने इस तरह का मटेरियल वाले सब्जेक्ट में पढ़ा था। बेंडिंग स्ट्रेस का न्यूमेरिकल क्या इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन होता है सिग्मा y इक्वल टू m बाय आई इक्वल टू ई बाय आर। ये होता है बेंडिंग स्ट्रेस का इक्वेशन। यहाँ पे सिग्मा जो होता है वो बेंडिंग स्ट्रेस होती है, y जो होता है वो होता है कि जिस फाइबर पे हमें बेंडिंग स्ट्रेस निकालना उसका डेप्थ कहाँ से, न्यूट्रल एक्सिस से उसकी डेप्थ, m होता था जो बेंडिंग मोमेंट उस पे एक्ट हो रहा है, i होता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, e होती थी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, r होता था रेडियस ऑफ कर्वेचर, r होता था रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये सब आप लोगों को पता होगा। तो नेक्स्ट इक्वेशन ये लिखा, बेंडिंग स्ट्रेस इज नेग्लेक्टेड। नेक्स्ट जो हम लिखेंगे इसमें, नेक्स्ट जो हम टाइप लिखेंगे, नेक्स्ट होता है थर्ड जो इक्वेशन है रिवेट pole is completely filled।
मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, देखिए मतलब इसका सिंपल सा है, इसका मतलब सिंपल सा कि रिवेट जो होता है ना, रिवेट का सबसे जो मेजर ड्रॉबैक है ना कि वो एक फिक्स्ड कनेक्शन है। आप बोल्टिंग में क्या करते हैं ना कि अगर आपको स्ट्रक्चर को हटाना हो तो आप वहां से बोल्ट खोलिए, बोल्ट निकालिए, स्ट्रक्चर को डिसआर्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डिसलोकेट कर सकते हैं। लेकिन रिवेट और वेल्डिंग में आप ऐसा नहीं कर सकते। रिवेट एंड वेल्डिंग जो है ना वो स्टील स्ट्रक्चर में क्या दिया गया कि परमानेंट कनेक्शन की तरह काम करता है। मतलब एक बार अगर आपने वेल्ड कर दिया तो आप उसको तोड़ना ही पड़ेगा, आप उसको उस शेप में एग्जैक्टली उस शेप में नहीं ला सकते। सिमिलरली रिवेट के साथ है कि अगर आप रिवेटिंग कहीं पे कर दिए हैं तो वहां से आप रिवेट को बाहर निकाल के उस प्लेट को कहीं और यूज नहीं कर सकते हैं, सिंपल। तो यहाँ पे कि रिवेट होल इज कम्प्लीटली फिट, इसका क्या मतलब है कि हमने रिवेट लगाने के लिए क्या किया था कि रिवेट होल किया था, ये रिवेट होल है। तो इस रिवेट होल में क्या देखा गया है, इस रिवेट होल में हमने कंजम्पशन के हिसाब से कि जो भी हमारा रिवेट होगा ये इसमें पूरी तरीके से फिल हो जाएगा। मतलब कि जो प्लेट का जो ये बाउंड्री है, ब्लू कलर की जो बाउंड्री है वो प्लेट की है, और ब्लैक कलर का जो लेयर है वो दिख रहा है आउटर क्रॉस सेक्शन, आउटर एरिया जो है वो किसकी है, ब्लैक वाली जो है वो रिवेट की है। यानी कि रिवेट और प्लेट के बीच में एकदम गैप नहीं होना चाहिए, मतलब परफेक्टली फिट होना चाहिए, परफेक्टली फिट होना चाहिए। इसका सिंपल सा अगर हम इसको अगर लेमन की भाषा में बात करें, लेमन की भाषा में बात करें तो ये परफेक्टली फिट, परफेक्टली फिट, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये नेक्स्ट एजम्पशन जो हम बात करेंगे, नेक्स्ट एजम्पशन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एजम्पशन जो हमारा होगा वो ये है, चौथा एजम्पशन हम बात करें कि जब भी इसमें हम क्या बात करेंगे, फ्रिक्शन बिटवीन, इसमें बात करेंगे फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट एंड रिवेट इज नेग्लेक्टेड। मतलब जो फ्री फ्रिक्शन लगेगा, मान लो फिर वही बात, यहाँ हमने क्या किया, ये प्लेट बनाते हैं, हमने यहाँ पे रिवेट लगाया है, यहाँ पे पी का फोर्स लगाया है, तो ये दोनों पी का फोर्स जब इस पे एक्ट कर रहा होगा तो ये क्या करेगा, इसको एक्सपेंड करना चाहेगा, इसको एक्सपेंड करना चाहेगा। तो रिवेट का काम क्या है, इस एक्सपेंशन को रेसिस्ट करना। रिवेटिंग तो हम इसलिए करें ना कि निकले ना, तो रिवेटिंग का मतलब क्या हुआ कि ये एक्सपेंड का मतलब इसको रोकना। तो जब इसको ये रोकेगा, जब इसको ये रोक रहा है तो इसमें क्या होगा कि जो फ्रिक्शन हो रहा होगा, फ्रिक्शन के कारण जो फोर्स जनरेट होगा, हम उसको यहाँ पे रिवेटिंग में क्या करते हैं ना, इग्नोर कर देते हैं। रिवेटिंग में हम उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि बहुत ही माइन्यूट होता है, बहुत ही माइन्यूट होता है, इसलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं। और इसका एक और कारण है कि जो पहले वाला जनरेशन हम लोग माने थे कि रिवेट होल इज कम्प्लीटली फिट, यानी कि परफेक्टली फिट। तो अगर ये परफेक्टली फिट है तो प्लेट को मूवमेंट, प्लेट की मूवमेंट के लिए जो भी टू एंड फ्रो मोशन होगा प्लेट के बीच में, ये पार्ट ये जो एरिया है, ये जो स्क्वायर वाला अंदर वाला एरिया है, ये टू एंड फ्रो मोशन होगा। अगर रिवेट परफेक्टली फिट नहीं होगा तो प्लेट इसमें क्या होगा, मूव करेगा इस डायरेक्शन में। अगर फोर्स उधर जाता हुआ तो रिवेट के साथ प्लेट उधर मूव हो जाएगा, अगर फोर्स कम हुआ तो रिवेट के साथ प्लेट इधर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। लेकिन जब हमने एजम्पशन ले लिया है कि ये परफेक्टली फिट होगा, तो इसका मतलब क्या है कि जो मूवमेंट जो है वो नेग्लेक्टेड है, हो ही नहीं रहा है मूवमेंट। अगर मूवमेंट हो ही नहीं रहा है तो फ्रिक्शन को हम इग्नोर कर सकते हैं आराम से, फ्रिक्शन को। जबकि अगर हम यहाँ खड़े हैं, अगर हम इस सरफेस पे खड़े हैं तो हमारे पैर और हमारे सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं लगा। फ्रिक्शन कब लगेगा, जब हम एक बार मोशन में स्टार्ट करना, मोशन में हो जाएंगे, जब हम मूव करना स्टार्ट करेंगे तो फ्रिक्शन लगेगा, तब फ्रिक्शन लगा। तो हमने क्या किया कि इसको तो परफेक्टली फिट कर दिया। जब इसको हमने परफेक्टली फिट कर दिया है तो इसका मतलब क्या है कि हमने इसमें मोशन जो को रेसिस्ट कर दिया, मतलब इसका जो टू एंड फ्रो मोशन था इसको रेसिस्ट कर दिया। और जब रेसिस्ट कर दिया तो हमने सिंपल जो था फ्रिक्शन का चर्चा ही नहीं करेंगे प्लेट और रिवेट के बीच में, बहुत ही सिंपल। लास्ट एजम्पशन है, लास्ट एजम्पशन जो हम इसकी बात करें, स्क्रीन दिख रहा है नीचे तक। लास्ट एजम्पशन की अगर हम बात करते हैं, पांचवा एजम्पशन जो होगा, लास्ट एजम्पशन है, लास्ट एजम्पशन की बात करेंगे हम लोग। इसकी बात करें डायरेक्ट फोर्स acting on joint will be uniformly distributed along
रिवेट लाइन। ये दिख रहा है, जो डायरेक्ट फोर्स जो हमारा जॉइंट पे एक्ट कर रहा होगा, डायरेक्ट फोर्स जो जॉइंट पे आ रहा होगा, विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द रिवेट लाइन, विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द रिवेट लाइन। ठीक है, will be uniformly distributed along rivet line। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये क्या था कि ये 5 जंक्शंस के हेल्प से हम पूरा का पूरा जो है वो रिवेट का डिजाइन करेंगे, पूरा का पूरा रिवेट कनेक्शन की डिजाइन करेंगे। अब हम बात करेंगे इस डिजाइन के बाद कि कुछ एक टर्मिनोलॉजी की क्या क्या होता है, वो टर्मिनोलॉजी और उसके IS 800 2007 के रिकमेंडेशन कि हमें कितनी मैक्सिमम वैल्यू उसमें लेनी है, कितनी मिनिमम वैल्यू लेनी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, हमने जंक्शन भी आप लोगों को समझा दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। दिक्कत होगी तो फिर हम आगे की बात करेंगे, दिक्कत है तो हमें ना। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टर्मिनोलॉजी। क्या क्या होता है टर्मिनोलॉजी? टर्मिनोलॉजी से पहले हम टाइप्स ऑफ जॉइंट की बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ जॉइंट की बात कर लेते हैं, वो बेटर है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट की बात करेंगे। यहीं पे जो तीसरा जंक्शन जो हम लोग पढ़े थे, दूसरा जंक्शन था कि बेंडिंग स्ट्रेस इज नेग्लेक्टेड, वो दूसरा जंक्शन था, वो हम यहीं पे बात करेंगे कि बेंडिंग स्ट्रेस को हमने नेग्लेक्ट क्यों किया था। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ जॉइंट। टाइप्स ऑफ जॉइंट की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ जॉइंट में सबसे पहला जॉइंट जो आप लोगों ने पढ़ा होगा बोल्ट, जब बोल्ट कनेक्शन आप लोगों ने पढ़ लिया, नहीं पढ़ेगा तो बात करें बोल्ट कनेक्शन, तब फिर भी अभी हमें एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो हम इसमें बात करते हैं दो जॉइंट में मेनली हम बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहला जो जॉइंट का टाइप होगा इसको हम लोग बोलेंगे लैप जॉइंट, लैप जॉइंट। और दूसरा जो टाइप की बात करेंगे, ये बात की जाएगी बट जॉइंट की। पहला बात की जाएगी लैप जॉइंट की, दूसरी बात की जाएगी बट जॉइंट की। अब लैप जॉइंट और बट जॉइंट का मतलब क्या होता है, हम इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लैप जॉइंट की बात करें, लैप जॉइंट क्या होता है ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान से, कोई ज्यादा। लैप मतलब क्या हुआ? लैप जो है एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा होगा, लैप का मतलब हम यहाँ पे समझ लेंगे ओवरलैप से। लैप का मतलब हम समझेंगे किससे? ओवरलैप से। ओवरलैपिंग को यहाँ पे लैप से रिप्रेजेंट किया गया। तो कैसे? देखिए ये हमारे पास दो प्लेट है, एक प्लेट है, इस प्लेट को दूसरे प्लेट के साथ जो हमने कनेक्ट किया है ये कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया है। यानी कि हमने क्या किया कि एक प्लेट को दूसरे प्लेट के साथ ओवरलैप कर दिया, एक प्लेट को दूसरे प्लेट के साथ ओवरलैप कर दिया है। और ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं ओवरलैप डिस्टेंस। इसका हमें कोई काम जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं ओवरलैप डिस्टेंस। मतलब ये जो डिस्टेंस ओवरलैप हुआ इसको हम बोलेंगे ओवरलैप डिस्टेंस। तो अब जो है, अब जो हम बात करेंगे ओवरलैप डिस्टेंस का हमने लिख लिया। अब हम बात करेंगे कि ये लैप जॉइंट में होता है। अब हम बात करते हैं इस लैप जॉइंट में हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा लैप जॉइंट हो गया, ये हमारा लैप जॉइंट हो गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ओवरलैप, लैप जॉइंट में ओवरलैप अगर हमने करवा दिया है तो हम ओवरलैप से क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रिवेट लगाएंगे। ये रिवेट का रिप्रेजेंटेशन होता है, इस तरीके से हमने रिवेट की है। रिवेट में नीचे वाला पोर्शन नहीं होगा क्योंकि कंप्लीटली भी नहीं, बोल्ट तो होता नहीं है जो इसको हम करेंगे।
ये रिवेट लैप हो गया। अब लैप जॉइंट में यहाँ से एक पी लग रहा होगा, एक इसमें, ये होगा लैप जॉइंट। ठीक है, यहाँ पे जो आप दो रिवेट देख रहे हैं, ये सिर्फ दो पीस रिवेट के पीस नहीं है, ये दो रिवेट के पीस नहीं है, ये लाइन ऑफ रिवेट है, ये लाइन ऑफ रिवेट है। मतलब अगर हम बात करें तो प्लेट जो होगा कुछ इस तरीके से होगा ना, प्लेट कुछ इस तरीके से होगा, नीचे वाला प्लेट भी कुछ इस तरीके से होगा, नीचे वाला प्लेट भी कुछ इस तरीके से होगा, इस पे रिवेट भी कुछ इस तरीके से लग रहा होगा। इमेजिन करो कि हमारे पास दो प्लेट है, जैसे कि अगर हम बात करें इस चीज में, तो हमारे पास एक ये प्लेट है और हम एक ये प्लेट लेते हैं, एक हमारे पास ये प्लेट है और एक ये प्लेट लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास दो प्लेट है, हमें इसको क्या करना है कि ओवरलैप जॉइंट से लैपिंग करवाना है। तो कैसे करेंगे ओवरलैप जॉइंट से? हमने क्या किया, इस प्लेट को इस प्लेट के ऊपर में रख दिया, इस प्लेट को इस प्लेट के ऊपर में रख दिया। ठीक है, जब हम इस प्लेट को इस प्लेट के ऊपर में रख दिया तो हमने क्या देखा, अभी हम ये ब्लू वाला लाइन डिलीट हटा दे रहे हैं, अभी हम ये ब्लू वाला पोर्शन जो है ये कुछ देर के लिए हटा दे रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको तो समझने में दिक्कत हो। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ये प्लेट को इस प्लेट के साथ ओवरलैप कर दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये नीचे वाला प्लेट है और ये ऊपर वाला प्लेट है। ये जो फोन है मेरा, फोन का कवर जो है ये ऊपर वाला प्लेट है, तो हमने एक प्लेट को दूसरे प्लेट पे ओवरलैप कर दिया। तो हमने जब इसको ओवरलैप किया तो हमें सामने से जो फ्रंट व्यू होगा, सामने से जो व्यू देख रहे होंगे, साइड व्यू से देख रहे होंगे, तो हमें तो यहाँ पे जो रिवेटिंग हमने कर रखा होगा, ये रिवेटिंग जो सबसे सामने में रिवेटिंग होगा, यही रिवेट होगा। लेकिन रिवेट तो यहाँ पे एक हमने करेंगे, एक यहाँ करेंगे, एक यहाँ करेंगे, एक यहाँ करेंगे, ऐसे लाइन ऑफ रिवेट होगा। इस लाइन ऑफ रिवेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाते हैं। देखिएगा, इसको हम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि समझना ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये चीज़ अभी हम नेक्स्ट जब बोल्ट पढ़ेंगे तब इस चीज़ को फिर से हम समझेंगे, ये समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए हमने ये ले लिया, ठीक है, लेकिन ये वाला पोर्शन तो हमें दिखेगा नहीं। ऊपर से अगर हम टॉप व्यू देखें, ऊपर से अगर हम देखें तो ये वाला जो लाइन है ये दिखेगा नहीं। इस लाइन को हम क्या करते हैं, इस लाइन को डॉटेड लाइन बना देते हैं। ये लाइन जो है मेरा डॉटेड लाइन हो गया। ठीक है, ये लाइन डॉटेड लाइन हो गया। अब जो है ये वाला पोर्शन है, ये प्लेट है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कुछ इस तरीके से है कि ये जो डॉटेड लाइन वाला जो एरिया दिख रहा है, ये जो डॉटेड लाइन वाला आपको एरिया दिख रहा है, ये डॉटेड लाइन वाला जो एरिया दिख रहा है, तो फिर से बना दो। ये एरिया जो है ये नीचे वाली प्लेट है। ये जो एरिया है ये 1 प्लेट लेते हैं, ये 2 प्लेट लेते हैं। तो ये जो यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है क्रॉस पोर्शन हम बना दे रहे हैं। ये क्रॉस पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, और ये जो प्लेन वाला पोर्शन है, ये जो प्लेन पोर्शन है, ये लाइन वाला जो पोर्शन है, ये लाइन वाला जो पोर्शन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेट 2 को। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं क्वेश्चंस में। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, उस तरीके से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम रिवेट लाइन की बात कर रहे थे कि रिवेट लाइन क्या होता है। तो हम रिवेट लाइन की बात कर रहे थे, तो रिवेट लाइन हम लोग समझते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है ना, स्ट्रक्चरल डिजाइन सब्जेक्ट जो होता है ना, इसमें आपको इमेजिन थोड़ा सा करना पड़ेगा। आरसीसी भी आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें भी थोड़ी सी इमेजिनेशन चाहिए आपको समझने में कि बातें कब और क्या देख रही है। तो जितनी अच्छी आपकी इमेजिनेशन होगी, इमेजिनेशन किससे होता है, इमेजिनेशन करने की जो कैपेबिलिटी एबिलिटी समझो उसको, वो क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ बनेगा। जो आप क्वेश्चन जब लगाएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। अब थोड़े से चीज़ को जब आसपास में रहें तो उस चीज़ को ऑब्जर्व करते रहें, उस चीज़ को ऑब्जर्व करते रहें तो आप लोग को समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया, हमें रिवेट लाइन के बारे में चर्चा करनी। तो रिवेट लाइन में क्या होगा, ये 2 है, यानी कि ये लाइन होगा, तो ये रिवेट मतलब सबसे पहले इससे क्या पता चला कि 2 कॉलम होगा, मतलब 2 कॉलम होगा, यहाँ पे 2 कॉलम हमें बनाना होगा। तो हमने 2 कॉलम बना दिए। ठीक है, कॉलम बना लिया। अब इसमें कितने नंबर ऑफ रिवेट होंगे, ये डिपेंड करता है कि प्लेट की विड्थ कितनी है और रिवेट की विड्थ कितनी है, इस पर डिपेंड करेगा। ये हम जब आगे स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पढ़ेंगे तब थोड़ा बात करेंगे। अभी फिलहाल समझने के लिए कि प्लेट की विड्थ है, तो हमने क्या किया, इस पे हमने टोटल नंबर ऑफ रिवेट कितने लगाया है। टोटल नंबर ऑफ रिवेट की बात करें, अगर हम नंबर ऑफ रिवेट से इसको रिप्रेजेंट करें, नंबर ऑफ रिवेट से रिप्रेजेंट करें, तो ये नंबर ऑफ रिवेट जो हो जाएगा ये 6 है। लेकिन नंबर ऑफ रिवेट लाइन कितना है,
नंबर ऑफ रिवेट लाइन जो है ये 2 है, ठीक है। नंबर ऑफ रिवेट लाइन जो है वो 2 है और नंबर ऑफ रिवेट जो है वो 6 है। तो अब हम इस चीज को, ये पूरा जो जॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं लैप जॉइंट। अब लैप जॉइंट हम क्या करते हैं कि रिवेटिंग में लैप जॉइंट को हम लोग इग्नोर करते हैं, नहीं यूज कर सकते हैं। रिवेटिंग में लैप जॉइंट को नहीं यूज करने का जो सबसे मेजर और सबसे जो जरूरी कारण है नहीं यूज करने का, वो उसके दूसरे जंक्शन में था। दूसरे जंक्शन में हमने रिवेटिंग में क्या किया था, दूसरे जंक्शन में रिवेटिंग में हमने क्या बात की थी कि बेंडिंग स्ट्रेस विल बी नेग्लेक्टेड। दूसरा जो जंक्शन था, जंक्शन के हिसाब से हमने पढ़ा था कि बेंडिंग स्ट्रेस विल बी नेग्लेक्टेड। बेंडिंग स्ट्रेस विल बी नेग्लेक्टेड मतलब क्या हुआ? बेंडिंग स्ट्रेस विल बी नेग्लेक्टेड का मतलब क्या हुआ? बेंडिंग स्ट्रेस कब आता है? जब हम फोर्स इनटू इसेंट्रिसिटी की बात करें, जहां पर भी एक्सियल फोर्स नहीं है, फोर्स कहीं इसेंट्रिसिटी पे लग रहा है, मतलब उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कहीं दूर हट के लग रहा है, वहां पे बेंडिंग जनरेट होगा। बेंडिंग जनरेट होगा, बेंडिंग का इक्वल कितने किसके बराबर में होगा? तो P इंटू ई के बराबर है, यानी कि फोर्स इंटू इसेंट्रिसिटी के बराबर भी कर सकते हैं। आप लोग पढ़ते हुए बेंडिंग इक्वेशन जब निकालते हैं, बेंडिंग मोमेंट जब निकालते हैं बीम में, तो हम लोग क्या करते हैं? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पढ़ते हैं ना। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था वो एक तरह से सीजी का ही डिस्टेंस होता था, जो हम इसेंट्रिसिटी होती थी, ठीक है। कहाँ से? उस पॉइंट से। जैसे ये बीम था हमारा, ये बीम था और हम यहाँ पे लोड था और हमें यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निकालना होता था, तो हम क्या बात करते थे? इस लोड का इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, यानी कि एक्ट तो ये यहाँ कर रहा है, तो इसका एक्सिस तो यही होगा। इस एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, यानी कि इसको हम क्या बात करेंगे? ये इसेंट्रिसिटी की बात हो जाती है। मतलब इस एक्सिस से उसकी डिस्टेंस कितनी है, मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, तो वो इसेंट्रिसिटी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इस चीज को यहाँ अप्लाई करें, अगर इस चीज को अगर हम अपने इस जॉइंट पे अप्लाई करें, तो जो सबसे पहला जो प्लेट 2 है उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, वो कुछ इस तरीके से है। अब प्लेट 1 है, उसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है? ये है। इन दोनों के बीच में क्या है? ये गैप तो आ गया, ये डिस्टेंस तो आ गया। इसी डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ई से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि इसेंट्रिसिटी से। और अगर इसेंट्रिसिटी है तो हमने क्या बताया था? फोर्स ये लग रहा है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, तो मोमेंट जनरेट होगा कि नहीं होगा? मोमेंट जनरेट होगा सर। कितना होगा? P इंटू ई के बराबर में। और जो ही बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा, तो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन से हमने बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन से हमें पता है कि जहां बेंडिंग मोमेंट जनरेट हुआ वहां जो है वो बेंडिंग स्ट्रेस आएगा ही आएगा। कितना आएगा बेंडिंग स्ट्रेस? सिग्मा इक्वल टू एम वाई अपॉन आई के बराबर में। ये क्या होता था? बेंडिंग स्ट्रेस। एम जो है मोमेंट यहाँ कितना हो जाएगा? P इंटू ई। अगर हम लैप जॉइंट यूज कर रहे हैं, किसके केस में? अगर हम लैप जॉइंट यूज कर रहे हैं रिवेट कनेक्शन में, तो वहां बेंडिंग स्ट्रेस आने की टेंडेंसी है, बेंडिंग स्ट्रेस आएगी। और अगर बेंडिंग स्ट्रेस आएगी, क्यों आएगी बेंडिंग स्ट्रेस? क्योंकि बेंडिंग मोमेंट वहां जनरेट हो रहा है, और अगर बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है तो बेंडिंग स्ट्रेस आ रही है। तो बेंडिंग स्ट्रेस तो हमने सबसे पहले जंक्शन में ले लिया था कि बेंडिंग स्ट्रेस विल बी नेग्लेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ कि लैप जॉइंट हम लोग कहाँ यूज नहीं कर सकते हैं? रिवेट कनेक्शन में लैप जॉइंट इन रिवेट नॉट अलाउड, या नॉट एप्लीकेबल लिख दो। नॉट एप्लीकेबल मतलब यूज नहीं कर सकते ना, अलाउड तो सब कुछ है, लेकिन यूज करने की बात है ना। नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। ये रीजन समझ में आ गया कि बेंडिंग लैप जॉइंट में, रिवेट कनेक्शन में लैप जॉइंट क्यों नहीं यूज करेंगे? क्यों? क्योंकि लैप जॉइंट के कारण क्या होता है? बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है, उस बेंडिंग मोमेंट के कारण क्या होगा? बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा। और हमें जंक्शन में पता है कि बेंडिंग स्ट्रेस विल बी नेग्लेक्टेड इन रिवेट कनेक्शन। तो यहाँ तक की जो बात थी, अब हम बात करेंगे बट जॉइंट के बारे में। अब जो बात हम करेंगे वो बात करेंगे बट जॉइंट के बारे में, ठीक है। चलिए, बट जॉइंट जो होता है ना, हम इसको 2 टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। बट जॉइंट को हम 2 टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर हम बट जॉइंट की बात करें तो हम बट जॉइंट को 2 टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। जो पहला टाइप होता है बट जॉइंट का, जो पहला टाइप लेंगे हम बट जॉइंट का, जो पहला टाइप अगर हम बात करें बट जॉइंट की, तो पहला टाइप क्या होगा बट जॉइंट का? सबको पता होना चाहिए। नहीं सर, हमको नहीं पता, कोई बात नहीं, हम बताते हैं। सिंगल कवर बट जॉइंट, ये हम बताएंगे अभी क्या होता है। और दूसरी बात क्या करेंगे? डबल कवर बट जॉइंट।
डबल कवर बट जॉइंट। अब सिंगल कवर बट जॉइंट क्या होता है और डबल कवर बट जॉइंट क्या होता है देखते हैं। चलिए अब हम इसकी बात करते हैं। सिंगल कवर पहले बात कर ले। आज हम टाइप्स ऑफ जॉइंट पे ही आज की क्लास हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। तो सिंगल कवर बट जॉइंट में क्या होता है कि हमारे पास कुछ इस तरीके से एक प्लेट है, इसको हमें दूसरे प्लेट के साथ कनेक्ट करना है। ये दूसरा प्लेट हो गया भैया, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम बहुत ही बढ़िया तरीका लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं, एक जो है कवर प्लेट लगा देते हैं, एक जो है कवर प्लेट लगा देते हैं। कवर प्लेट का काम क्या होगा, कवर प्लेट यहाँ से जाएगी और यहाँ तक जाएगी, स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। ये हो गया। और यहाँ हम क्या करेंगे, रिवेटिंग कर देंगे। एक रिवेट इधर करते हैं, या बस रिप्रेजेंटेशन के लिए बता रहे हैं, एक ही रिवेट नहीं करते, एक रिवेट लाइन इधर, एक रिवेट। ये हो गया सिंगल कवर बट इसमें आप कोई बता सकता है मोमेंट लगेगा, आएगा नहीं आएगा? देखिए क्यों, क्योंकि P फोर्स इधर लगेगा, P फोर्स इधर लगेगा। लाइन ऑफ एक्शन क्या है, पैरेलल एकदम एक लाइन में है, तो कोई मोमेंट जनरेट नहीं हो रहा है। अगर कोई मोमेंट जनरेट नहीं हो रहा है तो बेंडिंग स्ट्रेस भी नहीं आएगी। सिर्फ दूसरी बात, डबल कवर बट जॉइंट, डबल कवर बट जॉइंट, डबल कवर बट जॉइंट करें तो डबल कवर बट जॉइंट भी सेम तरीके से हम लोग बना सकते हैं। डबल कवर बट जॉइंट बनाने में भी कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। डबल